हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे चक्रवात मोन्था के बारे में। अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी 2-3 दिनों से बारिश ने आपको काफ़ी परेशान किया है। मौसम ठंडा हो रखा है, बाहर बारिश है ना? तो ये जो रीज़न है बारिश होने का इस समय पे, वो है चक्रवात मोन्था। चक्रवात मोन्था क्या है? हमने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन आज ये सेशन सिर्फ चक्रवात मोन्था से संबंधित है। इसमें हम पूरा चक्रवात के बारे में आपको बताएंगे। चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, चक्रवात कैसे बनता है, चक्रवात का वर्गीकरण। तो ये संपूर्ण आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर चक्रवात से संबंधित यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो वर्तमान में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न हुआ है उसका नाम है चक्रवात मोन्था। नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके पहले अरब सागर में एक चक्रवात आया था और उसका नाम क्या था? अरब सागर में जो चक्रवात आया था उसका नाम था चक्रवात शक्ति, ठीक है। तो चक्रवात मोन्था और चक्रवात शक्ति आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ या किस सागर में उत्पन्न हुआ है। तो चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी में और चक्रवात शक्ति जो है ये आपके अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया या ये नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो वो है थाईलैंड, ठीक है। नाम याद रखेंगे, नाम किस देश ने रखा है ये भी याद रखना है और कहां पर उत्पन्न हुआ है ये भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चक्रवात होता क्या है। चक्रवात एक वायुमंडलीय प्रणाली है जो निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। एक बहुत तीव्र वायु प्रणाली, एक बहुत तेजी से घूमने वाला वायु जिसकी गति बहुत ज्यादा होती है और आसपास का जो क्षेत्र है उस वायु के बीच का जो वायु मान लीजिए ऐसा घूम रहा है तो बीच में क्या होगा? निम्न दबाव का केंद्र होगा, है ना? ध्यान रखेंगे, बीच में होगा निम्न दबाव का केंद्र और इधर काफी तेजी से वायु घूमती है, उसी को चक्रवात बोला जाता है। आमतौर पर मौसम कैसा हो जाता है? आंधी तूफान वाला मौसम और साथ में बारिश भी होता है इस चक्रवात के समय पर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है भारत का, इसके अनुसार चक्रवात की परिभाषा दी गई है, याद रखना है इसे। चक्रवात की पहचान अंदर की ओर घूमने वाली हवाओं से होती है जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। तो जो वायु घूम रहा है चक्रवात में, ये अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और दक्षिणी गोलार्ध में यही वायु जो है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में ये वायु घूमती है, याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, ये याद रखना है, ठीक है। एनडीएमए जो है ये चक्रवातों को दो श्रेणियों में बांटता है। पहला श्रेणी है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी कि बाह्य उष्णकटिबंधीय को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं और उष्णकटिबंधीय को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। आइए पढ़ते हैं दोनों को एक एक करके। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इन दोनों ट्रॉपिक के बीच में जो उत्पन्न होगा उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ये याद रखेंगे। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये सबसे ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं, ठीक है। जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अनुसार चक्रवात तब विकसित होता है जब थंडर स्ट्रॉम के साथ आसपास की जो हवाएं हैं वो तेजी से बढ़ने लगती हैं और केंद्र से दूर किसी पट्टी में न होकर उसके आसपास ही केंद्रित हो जाती है। यानी कि अगर जहां पर सेंटर है उसके आसपास ही काफी तेजी से हवाएं घूमने लगती हैं तो उसे चक्रवात कहते हैं, ये कह रहा है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि केंद्र में होगा निम्न दाब और चारों तरफ हवाएं घूमेंगी। उत्तरी गोलार्ध में कैसा? एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा? क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, याद रखेंगे ये सब, ठीक है।
चक्रवात को अपनी अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है गुप्त उष्मा के माध्यम से, है ना। और गुप्त उष्मा कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल। समुद्र का तापमान जब ज्यादा हो जाता है, समुद्री का सतही तापमान बढ़ जाता है, तब उत्पन्न होता है चक्रवात। और जो गर्म सतह है समुद्र का, उसी से ये गुप्त उष्मा को प्राप्त करता है। तो अगर आपसे पूछे कि चक्रवात अपनी गुप्त उष्मा कहां से प्राप्त करता है, तो गर्म समुद्री जल से प्राप्त करता है, ये याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम उनके स्थान और तीव्रता के आधार पर अलग अलग होता है, जैसे कि कैरेबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तर अटलांटिक महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर। इन सब क्षेत्रों में अगर चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसे हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैरेबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसे हरिकेन कहा जाता है। और वहीं उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होगा उसे टाइफून कहते हैं। तो हरिकेन और टाइफून ये दोनों चक्रवातों के प्रकार हैं, याद रखेंगे। कैसे चक्रवात? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ये प्रकार हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र से बाहर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसे बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार इन चक्रवातों के केंद्र में ठंडी हवा होती है और ये अपनी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वहां पर गुप्त उष्मा के माध्यम से वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करता था। ट्रॉपिकल साइक्लोन गुप्त उष्मा के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते थे। उनके केंद्र में निम्न दाब होता था और तापमान ज्यादा रहेगा तो हवाएं कैसी रहेंगी? हवाएं वहां भी मध्यम तापमान की होती हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं। लेकिन जो बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वहां पर हवाएं ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं होती हैं। और ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है स्थितिज ऊर्जा के माध्यम से, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? दो प्रकार की हवाएं, एक ठंडी हवाएं और एक गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं, उनसे जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होता है उसी के माध्यम से ये बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे चक्रवात हमेशा एक या अधिक फ्रंट्स होते हैं। ऐसे चक्रवातों में एक या अधिक फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है? वाताग्र, मतलब गर्म हवा और ठंडी हवाओं का एक लेयर हो जाता है ना। ठंडी हवा नीचे बैठेगी क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है तो ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। और ये वाताग्र का निर्माण करते हैं और ये होता है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। चक्रवात का लैंडफॉल, लैंडफॉल से क्या समझते हैं कि अब चक्रवात जो है वो धीरे धीरे तट की ओर आने लगा है और ये बहुत विनाशकारी रूप होता है। तट की ओर जब आता है बहुत ज्यादा विनाश करता है चक्रवात, लेकिन ये चक्रवात के अंत का भी एक संकेत है। ठीक है, तो लैंडफॉल का अर्थ क्या है? जब कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र के ऊपर से भूमि पर प्रवेश करता है, भूमि यानी कि तट की ओर आने लगता है, उसे लैंडफॉल कहते हैं। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उनके अनुसार जब चक्रवात का केंद्र या उसका आई जो है केंद्र वो तट के आसपास आने लगता है तो उसे लैंडफॉल कहा जाता है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये जानना है कि लैंडफॉल को डायरेक्ट हिट से भ्रमित नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताया कि लैंडफॉल जो है वो एक विनाशकारी स्टेज है चक्रवात का, लेकिन यहीं से चक्रवात का अंत भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब तक वो समुद्र के ऊपर है तो वो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में आर्द्रता प्राप्त होती है और वो बहुत ज्यादा वर्षा वहां कराएगा। बट समुद्र के ऊपर उसका केंद्र है तो उसका प्रभाव समुद्र पे है, तट के आसपास उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे ये तट के आसपास आने लगता है तो वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में कराता है, क्योंकि आर्द्रता को वो लेके आया है सागर के सतह से। लेकिन तट के ऊपर जब उसे आर्द्रता की आपूर्ति होना कम होने लगता है तो धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। लेकिन इस बीच वो काफी ज्यादा विनाश भी कर चुका होता है तट या उसके आसपास के क्षेत्र को। अब लैंडफॉल आप समझ चुके हैं, अब आपको समझना है कि डायरेक्ट हिट क्या होता है। डायरेक्ट हिट वह स्थिति है जब तेज हवाओं का मुख्य भाग तट से टकराता है लेकिन चक्रवात का केंद्र समुद्र के ऊपर ही रह जाता है। लैंडफॉल वाले मामले में क्या होता है? चक्रवात का केंद्र भी पृथ्वी पे आ जाता है, बट डायरेक्ट हिट में चक्रवात का केंद्र समुद्र के ऊपर है। डायरेक्ट हिट में क्या होगा? चक्रवात का प्रभाव तट पे होगा किंतु उसका केंद्र जो है
सेंटर जो है वो रहेगा समुद्र के ऊपर, जिसके माध्यम से उसे निरंतर आर्द्रता की आपूर्ति होते रहती है। ठीक है, तो लैंडफॉल और डायरेक्ट हिट में क्या अंतर है, इसे याद रखेंगे, है ना। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैंडफॉल से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। तो लैंडफॉल और डायरेक्ट हिट में क्या अंतर है, लैंडफॉल के संदर्भ में क्या बातें होती हैं, ये सब आपको बता दिया गया है, आप उसे जरूर याद रखेंगे। लैंडफॉल यानी कि सबसे विनाशकारी स्थिति है ये, है ना। इससे क्या क्या नुकसान होता है हम वो देखते हैं। कच्चा मकान जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कच्चे मकान। बिजली और संचार लाइन जो है ये बाधित हो जाते हैं। रेल और सड़क यातायात में भी व्यवधान उत्पन्न होता है ना। जो मलबों को उड़ाता है उससे भी नुकसान होने की संभावना है। अगर कोई टकरा जाए, किसी व्यक्ति को लग जाए या किसी घर में टकरा जाए तो उससे भी खतरा होता है ना। और जो तटीय मार्ग हैं या जो जल मार्ग हैं वहां पर भी इससे खतरा उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार से परिवहन और संचार पूरी तरीके से ठप हो जाता है जब ये लैंडफॉल की स्थिति होती है चक्रवातों में, है ना। चक्रवात जब भूमि पर पहुंचता है तो उसकी तीव्रता घटने लगती है। क्यों घटती है? क्योंकि इसे अब आर्द्रता की आपूर्ति कम होने लगती है ना। और जब उसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे जो विंड स्पीड है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, तो ये आपको बताया जा चुका है लैंडफॉल का क्या असर होता है। अब देखते हैं चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है। वर्ष 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, इन्होंने क्या किया, देशों के एक समूह को साथ में लेके आए और चक्रवात का नामकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। उस प्रक्रिया में शामिल होने वाले देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। देखिए यहां जो नाम बताया जा रहा है देशों का, आप जरूर याद रखेंगे। टोटल 8 देश हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद 5 और देशों को जोड़ा गया। तो टोटल इसमें देश हैं 13। कौन कौन से देश प्रारंभ में थे? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद वर्ष 2018 में कुछ और देशों को इसमें शामिल किया गया। 5 देशों को और शामिल किया गया। वे देश थे ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। तो इस प्रकार से टोटल 13 देश हो गए। 13 देश, हर एक देश 13 नामों को की सूची जारी करता है। इस प्रकार से टोटल 169 नाम आते हैं ये जो संबंधित विभाग हैं उनके सामने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके सामने टोटल 169 नाम होता है। ठीक है, अब इसमें से प्रत्येक देश का एक नाम रोटेशनल आधार पे यानी क्रमिक रूप से रखा जाता है जो भी चक्रवात आता है। ठीक है, अप्रैल 2020 में आईएमडी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 169 चक्रवातों के नामों की सूची जो है वो प्रदान की गई, जिसमें इन सभी 13 देश अपना नाम की सिफारिश किए थे। तो इस प्रकार से 169 नामों को जारी किया गया और उसी आधार पे, रोटेशनल आधार पे ये नामों को रखा जाता है। भारत का जो केंद्र है इन नामों को रखने के लिए जिम्मेदार है जो, वो नई दिल्ली में स्थित है। RSMC इसका नाम याद रखेंगे। RSMC का क्या है? विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र। तो ऐसे टोटल केंद्र जो हैं विश्व में 6 हैं और उसमें से एक है भारत का IMD। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसका नाम रखने की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं पे है। चक्रवात का जो नाम रखा जाएगा उसके लिए कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं। कुछ भी नाम उठा के नहीं रख देना होता है, उसके लिए कुछ मानदंड, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के आधार पर ही नाम रखा जाएगा। और वो शर्त कौन कौन से हैं यहाँ आपको बताया जा रहा है, इसे जरूर याद रखेंगे। प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो प्रस्तावित नाम जो है ये राजनीति और राजनीतिक व्यक्तियों, धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों, लिंग आदि के प्रति तटस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म से प्रेरित होकर उसका नाम रख दें, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जेंडर बाइज्ड नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है किसी चक्रवात का नाम रखते हुए।
नाम ऐसा चुना जाना चाहिए जिससे दुनिया के किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। ठीक है, चक्रवात का नाम ऐसा होना चाहिए किसी भी समुदाय की भावनाएं उससे आहत नहीं होनी चाहिए। तीसरा मानदंड है नाम अत्यधिक कठोर या अमानवीय नहीं होना चाहिए। नाम जो रखा जाएगा चक्रवात का वो इतना भयावह या क्रूर नहीं होना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट मानदंड जो है वो है नाम जो है ये छोटा होना चाहिए, उच्चारण में आसान होना चाहिए और किसी भी सदस्य देश के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी जिस चक्रवात का नाम हम पढ़ रहे हैं वो है मोन्था। मोन्था देखिए छोटा सा नाम है, उच्चारण करने में भी आसान है और इससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होता है ना। तो नाम किसने रखा है मोन्था? थाईलैंड ने। तो नाम का नामकरण करने का जो चौथा मानदंड है वो है कि नाम छोटा होना चाहिए, उच्चारण में आसान होना चाहिए और किसी भी सदस्य देश के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मानदंड है वो है नाम की अधिकतम लंबाई 8 अक्षरों की होनी चाहिए। नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 8 अक्षरों की होनी चाहिए। अब देखिए ये है मोन्था। तो इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखिए 8 अक्षर के अंदर ही ये नाम है ना। इसी प्रकार से ये नाम रखे जाते हैं। इन मानदंडों को जरूर याद रखेंगे आप, यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और पीसीएस वगैरह में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये नाम रखा किसने है। ठीक है, चक्रवातों के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो वैज्ञानिक समुदाय आम लोगों के लिए इजी हो। वैज्ञानिक समुदाय रिसर्च वगैरह करते हैं, वो बात यहाँ पर कही गई है। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में बार बार चक्रवात क्यों आते हैं। बंगाल की खाड़ी है और एक अरब सागर है। तुलनात्मक रूप से अगर कहा जाए तो अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा देखा गया है कि अब अरब सागर में भी चक्रवातों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच मैं आपको एक काम दे देता हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अरब सागर में जो चक्रवात आया था जिसका नाम शक्ति था, किस देश के द्वारा रखा गया है, ये आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी कितने क्षेत्र में फैली हुई है ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे 26 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है और यहाँ पर चक्रवात बहुत ज्यादा आते हैं। एक मौसम विज्ञानी है जेफ मास्टर्स, इनके द्वारा कहा गया है कि विश्व इतिहास के 30 सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से 22 जो हैं वो कहां पर आए हैं? बंगाल की खाड़ी में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 30 सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानव इतिहास का, उसमें से 22 जो हैं ये दर्ज किए गए हैं बंगाल की खाड़ी में। इसके पीछे कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है बंगाल की खाड़ी की आकृति। ऐसा आकृति है जिसमें समुद्र बहुत उथला है, बहुत ज्यादा दूर तक, है ना। इससे क्या होता है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, वहां तापमान बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कोलकाता वगैरह में तापमान इसी कारण से बहुत ज्यादा रहता है ना। तो तापमान लगातार बढ़ भी रहा है, जलवायु परिवर्तन, उनकी भू आकृति ऐसा है। बंगाल की खाड़ी का अत्यंत उथला भाग इसके तटीय क्षेत्र के तीनों ओर स्थल खंडों से घिरा हुआ है और इस कारण से चक्रवात जो है तेज हवाओं का दबाव उत्पन्न होता है और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में क्यों उत्पन्न होता है, तो सबसे पहला चीज है कि इतना बड़ा इसका क्षेत्र है, कितना 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्र है। वहां एक जब चक्रवात का उत्पन्न होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में उसे आपूर्ति होती है, किस चीज की? नमी की, आर्द्रता की। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का जो आकृति बना हुआ है, कीप नुमा आकृति, फनेल लाइक आकृति जो है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है या चक्रवातों को उत्पन्न करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, और जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण से महासागर के सतही तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके कारण से भी चक्रवात का उत्पन्न होना बढ़ता जा रहा है या बढ़ रहा है। तो तापमान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसे आप याद रखेंगे। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे सतह तापमान सिर्फ बंगाल का खाड़ी का नहीं बढ़ेगा, अरब सागर का भी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए
हमने देखा है कि 1990 के बाद से अरब सागर में चक्रवातों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो वही जलवायु परिवर्तन, ठीक है? और आप जानते हैं कि महासागर जो है ये एक प्रकार से कार्बन को अवशोषित करता है, या जो ग्रीन हाउस गैस है उसे अवशोषित करने का काम महासागर करते हैं। अब अधिक मात्रा में जब ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होगा तो महासागर अधिक मात्रा में उसे अवशोषित भी करेंगे, और अधिक मात्रा में अवशोषित करने के कारण उनका सतही तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी कारणों को याद रखेंगे, चक्रवात के उत्पन्न होने के कारण है। जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित कर सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? वही सब चीज़ यहाँ डिस्कस किया गया है। तो ऐसे ही चक्रवात से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दिया गया है, ऐसे ही अन्य करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली आपके लिए यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए हम करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए लेके आते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन आपके लिए लाया जाए, और अगर कभी टॉपिक वैसा नहीं मिल पाता है तो हम 2 दिन का एक साथ करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले सेशन में एक अलग न्यूज़ के साथ। थैंक यू। जय हिंद।